हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, जैसा कि हमारी हिंदी की क्लासेज आपको लगातार प्रोवाइड कराई जा रही हैं, तो इसी सीरीज़ के अंतर्गत दोस्तों आज हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन का 51 से लेकर आगे क्वेश्चन हम यहाँ पर अटेंड करने वाले हैं। तो बिना स्किप किए पूरी क्लास को ज़रूर वॉच कीजिएगा। इससे पहले जो हमारी क्लास हुई है 80, उसमें आपने काफ़ी अच्छा हमें जो है सपोर्ट किया है और क्लास आपने बहुत पसंद की है। तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं दोस्तों, और एमसीक्यू के माध्यम से आपके प्रिपरेशन को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग भी लगातार क्लासेस मैम के द्वारा आ रही हैं दोस्तों, इसलिए आप चैनल पर बने रहें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो बिना देरी किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, और आप अपने आप को भी चेक कीजिए कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारा आज की क्लास का है 51। इससे पहले 50 क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों, उनको आप प्लेलिस्ट से ज़रूर देख लीजिएगा। खड़ी बोली का सर्वाधिक उपयुक्त प्राचीन नाम क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है रेख्ता, हिंदवी, देहलवी या कौरवी। तो ये पूछा गया है कि सर्वाधिक उपयुक्त प्राचीन नाम। दोस्तों यहाँ पर रेख्ता, हिंदवी, देहलवी और कौरवी, ये चार के चार जो है खड़ी बोली हिंदी के प्राचीनतम नामों में आते हैं, लेकिन जो सर्वाधिक उपयुक्त प्राचीन नाम है दोस्तों वह है कौन सा? कौरवी। दोस्तों खड़ी बोली हिंदी का सर्वाधिक उपयुक्त प्राचीन नाम के तौर पे जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। खड़ी बोली को जो है दोस्तों ये सौर सेनी अपभ्रंश से लिया गया है, तो ये आपको पता ही है। और यहाँ पर जो है उपयुक्त प्राचीन नाम दोस्तों यहाँ पर कौरवी है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। हिंदी साहित्य का इतिहास कितने कालखंडों में विभाजित है? तो हिंदी साहित्य का इतिहास कितने कालखंडों में विभाजित है? ऑप्शन है 3, 4, 5 या 6। तो हिंदी साहित्य का इतिहास कॉमन सा क्वेश्चन है, ये जो है टोटल 4 कालखंडों में विभाजित है। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। पृथ्वीराज रासो किस भाषा में रचित है? ऑप्शन है अवधी, ब्रजभाषा, भोजपुरी या राजस्थानी। तो पृथ्वीराज रासो दोस्तों ये जो है रचित है ब्रज भाषा के अंतर्गत। किसमें? ब्रज भाषा में इसको जो है रचना इसकी की गई है। हालांकि इसमें राजस्थानी भाषा के भी पुट देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर हम बात करें किस भाषा में रचित है तो ये ब्रज भाषा में ही रचित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट प्रश्न भी दोस्तों पृथ्वीराज रासो, इससे रिलेट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको पता भी होना चाहिए कि पृथ्वीराज रासो किस भाषा में लिखी गई है। चंद के द्वारा रचित है ये, और ये जो है ब्रज भाषा में लिखी गई है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। हिंदी साहित्य के आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा? तो हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है दोस्तों उसको अपभ्रंश काल किसने कहा था? ऑप्शन है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, या डॉक्टर चंद्रधर शर्मा गुलेरी, या केवल ए या ए और बी दोनों। तो हिंदी साहित्य को के आदिकाल को अपभ्रंश काल कहने का जो श्रेय जाता है दोस्तों वो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और चंद्रधर शर्मा गुलेरी दोनों को ही जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं दोस्तों। ठीक है, बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 55 है, आदिकाल में खड़ी बोली में रचना किसने पहले की थी? तो आदिकाल में जो खड़ी बोली की रचना थी वो किसके द्वारा सबसे पहले की गई थी? ऑप्शन है हाजी मोहम्मद, विद्यापति, कुशल राय या अमीर खुसरो। तो दोस्तों आदिकाल में जो खड़ी बोली में रचना सबसे पहले जो की गई थी वो की गई थी अमीर खुसरो के द्वारा। किसने की थी दोस्तों? अमीर खुसरो के द्वारा खड़ी बोली में रचना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। शुक्ल जी ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसको माना है? तो शुक्ल जी के द्वारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा प्रथम महाकवि के तौर पर किसे माना गया है? ऑप्शन है तुलसीदास, विद्यापति, कबीर या चंद्रवरदाई। तो दोस्तों ये माना गया है चंद्रवरदाई को शुक्ल जी ने हिंदी का प्रथम महाकवि के तौर पर माना है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। हिंदी की प्रथम साहित्यिक रचना कौन सी है? तो हिंदी की प्रथम साहित्यिक रचना कौन सी है? ऑप्शन है चंद कृत पृथ्वीराज रासो, या स्वयंभू कृत पौम चरित, या पुष्पदंत कृत महापुराण, या राम सिंह कृत पाहुड़ दोहा। तो दोस्तों जो हिंदी की प्रथम जो साहित्यिक रचना है वो है आपका चंद बरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ऑप्शन है यहाँ पर आलखंड, पृथ्वीराज रासो, पद्मावत, या प्रिय प्रवास। तो हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य के तौर पर जाना जाता है दोस्तों वह है पृथ्वीराज रासो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी के प्रथम कवि कौन हैं? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हिंदी के प्रथम कवि कौन हैं? ऑप्शन है सरहपाद, या स्वयंभू, या चंद्रवरदाई, या हेमचंद्र। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा सरहपाद। तो हिंदी के प्रथम कवि के तौर पर सरहपाद को जाना जाता है। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य है। तो हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य कौन सा है? ऑप्शन है पद्मावत, कामायनी, परमालास, या प्रिय प्रवास। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है पद्मावत। और पद्मावत जो रचना है दोस्तों ये मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित ये महाकाव्य है। अगला प्रश्न है, 12 मासा का वर्णन सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो 12 मासा का वर्णन सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है दोस्तों? ऑप्शन है विशल देव राशों, संदेश राशों, पृथ्वीराज राशों, या खुमान राशों में। तो 12 मास का जो वर्णन सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? ये मिलता है दोस्तों आपका विशल देव राशों में। ठीक है, बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। हिंदी गीत काव्य का जनक कौन कवि हैं? तो किस कवि को हिंदी गीत काव्य का जनक माना जाता है दोस्तों? ऑप्शन है स्वयंभू, विद्यापति, पुष्पदंत, या सरहपा। तो हिंदी गीत काव्य का जो जनक है दोस्तों वो हैं आपके विद्यापति। विद्यापति को गीत काव्य का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी यूज होती है? ऑप्शन है हिंदी, संस्कृत, तमिल, और उर्दू। तो इन चारों में से बताना है कि भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो ऑप्शन है दोस्तों आपका हिंदी। तो ये सामान्य सा प्रश्न था, तो 63 का आंसर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। तो हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है दोस्तों? ऑप्शन है अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, या पाली संस्कृत से, या वैदिक संस्कृत से। तो हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ है दोस्तों वो अपभ्रंश से हुआ है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो भारतवर्ष में अगर हम हिंदी भाषा की बात करें तो उसको किस वर्ग में रखा जा सकता है? ऑप्शन राजभाषा, विभाषा, राष्ट्रभाषा, या तकनीकी भाषा। तो दोस्तों भारतवर्ष में हिंदी को जो रखा जाता है कॉमनली वो किस में इसको रखा गया है? वो राजभाषा के तौर पर रखा गया है, यानी कि राजकीय कार्यों में भाषा हिंदी का उपयोग बताया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। तो हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ है किससे हुआ है दोस्तों? वो हुआ है आपका अपभ्रंश से। अगला है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो ये राजभाषा में रखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? ऑप्शन है खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी, या पाली। तो कौन सी भाषा संस्कृत भाषा के अपभ्रंश के तौर पर जानी जाती है दोस्तों? वो है आपकी पाली भाषा। पाली भाषा दोस्तों ये संस्कृत की अपभ्रंश भाषा के तौर पे जानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है?
तो मैक्सिमम जो भारतीय भाषाएं हैं दोस्तों उनका विकास किस लिपि में हुआ है? ऑप्शन है शारदा, खरोष्टी, कुटिल या ब्राह्मी। तो दोस्तों जो अधिकतर भारतीय भाषाएं हैं इनका विकास जो किया गया है वो किया गया है ब्राह्मी लिपि में। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो कौन से अनुच्छेद ऐसे हैं जिनमें राजभाषाओं से संबंधित व्याख्या की गई है दोस्तों? ये है आपका अनुच्छेद 343 से 351 तक। ठीक है, तो इनके अंतर्गत दोस्तों राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। और ये प्रश्न दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 343 से लेकर 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधानों को रखा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी भाषा का विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो हिंदी भाषा का विकास जो रैंडमली हुआ है वो किस प्रकार से हुआ है दोस्तों? तो इसका हम सही आंसर पर जाते हैं सीधे सीधे। तो ये जो हुआ है दोस्तों, सबसे पहले पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश और अब दोस्तों ये हिंदी है। ठीक है, तो हिंदी भाषा का विकास का सही क्रम आप जरूर याद कर लें। पाली पहले है, फिर प्राकृत है, फिर अपभ्रंश है, फिर हिंदी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों संविधान में अनुच्छेद 343 से लेकर 352 तक का जो है संविधान में हिंदी को महत्व दिया गया है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो अनुच्छेद 351 में किस भाषा का वर्णन है दोस्तों? यह है हिंदी के विकास के लिए निर्देश। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। अगला है दोस्तों, ब्रज भाषा है। तो ब्रज भाषा किस प्रकार की भाषा है दोस्तों? ये पश्चिमी हिंदी के तौर पे जानी जाती है। अगला है, मगही किस उपभाषा की बोली है? तो कौन सी भाषा की उपभाषा की बोली है मगही? तो ये है दोस्तों बिहारी। बिहारी भाषा की मगही जो है बोली है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। तो दोस्तों जब भाषा के आधार पर राज्यों का संरचना की गई थी तो कौन से सन में की गई थी? ऑप्शन 1952, 1953, 1954 या 1956 में। तो भारत में भारतीय राज्यों की जो पुनर्संरचना की गई थी भाषा के आधार पर, वो की गई थी दोस्तों 1956 में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? तो कौन सी तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था दोस्तों? ये लिया गया था 14 सितंबर 1949 को जो है हिंदी को राजभाषा बना दिया गया था, 14 सितंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई क्या है? तो मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई क्या है? ऑप्शन है वर्ण, ध्वनि, वाक्य या शब्द। तो मौखिक भाषा जो होती है दोस्तों, इसमें जो आधारभूत इकाई है वो है आपका शब्द। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लिखित भाषा की आधारभूत इकाई क्या होती है? तो मौखिक का तो शब्द होते हैं, बट लिखित भाषा की आधारभूत इकाई क्या होती है दोस्तों? तो इसकी होती है आपके वर्ण। वर्ण जो है दोस्तों लिखित भाषा के लिए आधारभूत इकाई का काम करती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 77 है दोस्तों। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? तो मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है साहित्यिक पुस्तकों की भाषा या साधारण बोलचाल की भाषा या शिष्ट और सुरक्षित लोगों की भाषा, शिष्ट और सुशिक्षित लोगों की भाषा या केवल पढ़ाई लिखाई की काम में लाई जाने वाली भाषा। तो मानक हिंदी से जो तात्पर्य है दोस्तों वह है आपका साहित्यिक पुस्तकों की भाषा। इसको मानक हिंदी की भाषा कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस पुस्तक में हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है? तो कौन सी पुस्तक की हिंदी है जिसमें सबसे पहले
किस पुस्तक में हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है? तो वह है दोस्तों आपका अवेस्ता, ठीक है? तो इसके अंतर्गत दोस्तों हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है अपभ्रंश का दूसरा नाम बताइए। तो अपभ्रंश का मीनिंग क्या है, इनका दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन है अवहट, देसी लोक भाषा या पैशाची भाषा। तो अपभ्रंश का जो दूसरा नाम है दोस्तों वह है अवहट। क्या है? अवहट दोस्तों अपभ्रंश का दूसरा नाम के तौर पे जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर भारत में कब आयोजित किया गया था? तो दोस्तों प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन जो नागपुर में हुआ था भारत के, वो कब आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों आपका 10 से 14 जनवरी 1975 को। तो 10 से लेके 14 जनवरी 1975 को दोस्तों प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में हुआ था और ये भारत के अंतर्गत ही हुआ था दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम किसने दिया था? ऑप्शन है जायसी, अमीर खुसरो, विद्यापति या चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो कहा गया था चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी की संज्ञा दी थी दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाषा की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो दोस्तों जो भाषा की सबसे बड़ी इकाई है वो क्या है? वाक्य, ठीक है। और सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वह है वर्ण। अगला प्रश्न है दोस्तों खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? तो खड़ी बोली को दूसरा किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है मगही, कौरवी, हिंदुस्तानी या बघेली। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो क्या है? कौरवी, ठीक है। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या कहा जाता है? कौरवी इसको कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन में। अंतिम क्वेश्चन है भाषा का प्राचीन रूप किस ग्रंथ में मिलता है? तो भाषा का प्राचीन रूप किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। ऑप्शन है सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद या उपनिषद। तो भाषा का प्राचीन रूप किस ग्रंथ में मिलता है आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा दोस्तों। और साथ ही दोस्तों कमेंट सेक्शन में ये भी जरूर लिखिएगा कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। क्या आपको इसी प्रकार की लगातार क्लास हमें जो है देते रहनी चाहिए? तो इसको कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं आपको एक बहुत बेहतरीन क्लास के साथ दोस्तों। साथ ही दोस्तों प्लेलिस्ट में लगातार सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस कराई जा रही हैं, उन्हें भी आप ज़रूर वॉच करते रहिएगा। और अगर आप चाहें तो हमारे एक शॉर्ट मेंबरशिप ले सकते हैं जिससे आपको हिंदी के संबंधित जो है विभिन्न प्रकार के डाउट्स आपके क्लियर हो सकते हैं। तो इसलिए ज्वाइन सेक्शन में जाके हमारी शॉर्टेस्ट मेंबरशिप आप ले लीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए दोस्तों। विश यू ऑल द बेस्ट।